आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा, रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती का रुख बरकरार, महंगाई हुई कम। रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर नामांकन पत्रों की आज हो रही जांच। कुल 20 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे। नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी, 27 को मतदान। कैश कांड मामले में विधायक नमन विकसल कोंगारी ईडी के समक्ष हुए उपस्थित, पूछताछ जारी। इरफान अंसारी और राजेश कच्छप रख चुके हैं अपना पक्ष। और जमशेदपुर में 2 दिवसीय ट्राइबल कल्चरल फेस्ट का समापन। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 30 छात्र छात्राओं की टीम लखनऊ रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के 7वें दिन आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सांसदों ने लोकहित से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों की ओर से जवाब दिया गया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेच्युटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। 3 दिनों की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि रेपो रेट में 25 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती का रुख बरकरार है तथा महंगाई दर में भी कमी आई है। Remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago. Growth prospects in major economies have improved while inflation is on a descent, though inflation still remains well above the target in major economies. The situation remains fluid and uncertain. Reflecting this recent optimism, the IMF has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023. As price pressures wane, several central banks have opted for slower rate hikes or pauses. The US dollar has retreated sharply from its highest level in 2 decades. Tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions, volatile financial markets, debt distress, protracted geopolitical tensions, and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global economy. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर 45 हो गई है। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की कल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के आगामी कार्यक्रमों समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। G20 बैठक के मद्देनजर भारत की अध्यक्षता में कई कार्य समूहों की बैठक आयोजित हो रही है। इस सिलसिले में आज गुजरात के कच्छ में पर्यटन कार्य समूह की बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और जी किशन रेड्डी ने भी संबोधित किया। बैठक में पर्यटन विकास पर चर्चा हो रही है। में शुरू हुए G20 सम्मेलन की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और ये प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में हरित पर्यटन, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन जैसे 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। उपचुनाव के सिलसिले में कुल 20 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। आगामी 10 फरवरी तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है, जिसके बाद यहां चुनावी परिदृश्य साफ हो जाएगा। आगामी 27 फरवरी को उपचुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया ने कल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ये विभाग सफदरजंग अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के 6ठे मंजिल पर बना है। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। यहाँ पंचकर्म के साथ डे केयर की भी सुविधा होगी। सफदरजंग अस्पताल के मरीज को ही इसमें इलाज की सुविधा मिलेगी। इस विभाग के खुलने से एकीकृत हेल्थ केयर और वेलनेस को बढ़ावा मिलेगा। इंटीग्रेटिव लाइक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। इस दौरान श्री ठाकुर ने घायलों से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर लगातार ध्यान दे रही है। अचानक मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त थी और साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पहले सरकारी अस्पतालों में आने से नाक में हाथ रखना पड़ता था। आज सरकारी अस्पताल पूरी तरह से इन 3 वर्षों में इसमें बदलाव आए हैं। इन 3 वर्षों में जो सरकारी व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे रिम्स की हो या हमारे सदर अस्पतालों की हो, अनुमंडल अस्पतालों की हो या PSCs की हो, CHCs की हो, सभी जगहों पर एक आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और आज लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकारी संस्थाओं में। और गढ़वा सदर अस्पताल में तो बहुत ही बड़ा एक चेंजेस आया है और उसमें यहाँ विधायक कैश कांड में कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी आज रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हुए। ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं। दस्तावेज मांगा गया था, उन दस्तावेजों को मैं लेके आ रहा हूं और इस केस से संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझे पूछेगी
जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच बताऊंगा। क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नीट पीजी के लिए इंटर्नशिप के लिए अंतिम तारीख 11 अगस्त 2023 के लिए बढ़ा दी है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जनवरी सत्र के लिए जेईई मेंस के परिणाम जारी कर दिए हैं। इंटर्नशिप पूरी करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 से अधिक एमबीबीएस छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विलंबित इंटर्नशिप के कारण ये छात्र नीट पीजी 2023 परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। वहीं विलंबित शो इंटर्नशिप के कारण राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक बीडीएस छात्र नीट एमडीएस 2023 परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। उन्हें लाभान्वित करने के लिए पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तिथि को 30 जून 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह में एक छात्र की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। शव के साथ परिजनों ने गिरिडीह के टावर चौक को घंटों जाम रखा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसडीएम ने इस दौरान लोगों को दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने घटना पर शोक व्यक्त किया। बच्चे को देखा है और मुझे बहुत दुख है। जो इनके माता पिता हैं उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी घटना हुई है ये किसी के बच्चे के साथ नहीं होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। वर्तमान में जो भी परिस्थिति है आप सभी लोग जो है काफी भावुक है, जाहिर सी बात है हम भी भावुक होंगे, पर फिर भी क्योंकि ये काफी व्यस्ततम रास्ता है, बहुत से पेशेंट्स का आना जाना है और जन सामान्य से मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ आप लोग से। यहाँ उसके बाद जो है बहुत ही जलेबी मिली, बहुत ही हमें, और ये मौसम के स्तर पे भी और इसमें पूरे जिले को झकझोर देने वाला है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी रात में भी जो है लोग पूरे जैसे सूचना मिली शहर के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आकांक्षी जिलों में शुमार होने के बाद रांची जिले में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर यहां के किसान बड़ी तेजी से जैविक खेती को अपना रहे हैं। रांची की महिला किसान राधा लिंडा इन दिनों अपने खेतों में जैविक खेती कर रही हैं। राधा बताती है कि जब से उन्होंने जैविक विधि से खेती शुरू की है तब से उनकी उपज में चमत्कारिक रूप से इजाफा हुआ है। अब तो राधा की तरह ही पड़ोसी किसान सनीचरिया भी जैविक खेती करने लगी है। गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, केचुआ खाद का, और इसमें ज़्यादा केमिकल दवाई भी छिड़काव नहीं करते हैं, सिर्फ प्योर गोबर का। और हम लोग का अभी पहले से ज़्यादा बेहतर मतलब अभी पैदावार है। जिस मटर उटर आलू उलू भी अच्छा ही बढ़, कुकरे खेती भी अच्छा होता है, फसल भी अच्छा होता है। राधा आगे कहती है कि जैविक विधि से उपजाई गई साग सब्जियों का वे भी बेखौफ होकर सेवन करती है और यह लंबे समय तक खराब भी नहीं होता, जबकि रासायनिक खेती से उपजाए गए फसलों को आप ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग घर भी खाते हैं, ज्यादा नुकसानी नहीं करता है, ज्यादा केमिकल से तो खराबी करता है और गोबर खाद से उतना नुकसानी नहीं होता है। जैविक खेती से उपजाई गई सब्जियों की बाजार में जबरदस्त डिमांड है। इसी गांव के किसान अनिल उरांव कहते हैं कि फसल तैयार होते देर नहीं लगती, खरीदार पहले से तैयार खड़े मिलते हैं और साथ ही इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। तो इतना होता है कि डिमांड लगा हुआ है, अभी तुरंत अभी जाएंगे तो 20 केजी मटर का ऑर्डर हुआ है मेरा, है ना, तुरंत अभी मिल जाएगा। यहाँ पे गोबर लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का यूज करते हैं, गाय और भैंस का गोबर का, जो हो सके पोला वोला का जो सुखाते हैं उखाते हैं उसको जला के देते हैं राख टेप से, उसी का काम करते हैं। और ऊपर से थोड़ा मोड़ा दवा हुआ भी बहुत कम। हाल ही के दिनों में किसानों का जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ने से फसलों की पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक और प्रभावशाली असर देखा जा रहा है। जैविक खेती अपनाने वाले आकांक्षी जिला रांची के किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है और वे उन्नत हो रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आयोजित 2 दिवसीय ट्राइबल कल्चरल फेस्ट कल संपन्न हो गया।
दिनों के बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद एक आनंद का वातावरण मिला, जो वातावरण हमें करीम सिटी कॉलेज ने दिलाया। वो वातावरण है ट्राइबल कल्चरल फेस्ट। आज पुरस्कार वितरण सभा में हमारे बीच में इस संस्था के जो है उसका कंपटीशन, ट्राइब फैशन शो कंपटीशन, इस तरह से अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की। कोल्हान क्षेत्र के 17 बीएड कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किए थे। लगभग 400 प्रतिभागी थे अलग अलग प्रतियोगिताओं में मिला के। उन 400 प्रतिभागियों ने अलग अलग विभाग में प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया और 2 दिवसीय ये उम्दा कार्यक्रम आज हम लोग का नृत्य और संगीत और फैशन शो के साथ समापन इसका होगा। गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप से 30 छात्र छात्राओं की टीम को यूपी के लिए रवाना किया गया। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो 2022-23 और बेहतर सिचुएशंस को देखें, सोच है समाज के प्रति किया जा रहा है, जिससे आप इस मुनि मुर्मू, राजेश मुर्मू, इसके बाद सैमुअल मुर्मू, आमीन कुमार हेम्ब्रम है, फिर मानवेल। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका 7 बटालियन सीआरपीएफ गिरिडीह में कि आप लोगों ने इस समारोह में शामिल होकर इसको कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। जैसे कि आप सबको मालूम है, 3rd प्रोग्राम है। इससे पहले हम पुडुचेरी और गोवा में भेज चुके हैं, लखनऊ है। इसमें 21 लड़के और 9 लड़कियां, साथ साथ हमारे भी 2 लोग जा रहे हैं और एक महिला कांस्टेबल हमारी जो कि इनकी लुक आफ्टर करेंगी। और लखनऊ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा के सोपान साबित हो रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चे अब प्राइवेट प्ले स्कूल की भांति खेल खेल में आसानी से पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कप की पढ़ाई कर रहे ये सभी बच्चे किसी प्राइवेट प्ले स्कूल के नहीं बल्कि सरकार द्वारा संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के हैं। रांची जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित बेड़ो प्रखंड में संचालित इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे हर दिन इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। इस केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि कभी कभी वे शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में सभी विभागों के समन्वय से लगभग 11 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार बताते हैं कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छा माहौल देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इन केंद्रों में स्वच्छता पर खासा जोर रहता है। बेड़ो प्रखंड में हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है, जहां जो छोटे बच्चे हैं वहां आए तो उनको पढ़ने में मन लगे और उनके जो पेरेंट्स हैं वहां उनको भेजेंगे, स्वतः भेजें। और इसी के तर्ज पर ईटा चिल्दरी गांव में हमने मनरेगा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से बनाया आंगनबाड़ी भवन बनाया है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हर दिन प्रार्थना के साथ होती है। स्वच्छता का संदेश देते हुए इन केंद्रों में बच्चों के पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ की आंगनबाड़ी मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधा है, फोटो के माध्यम से सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। उसको बच्चा लोग अपने मन से छू छू के पढ़ते हैं। 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में सुधार के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सरकार की ओर से किया जाता है। समय के साथ हो रहे बदलाव को देखते हुए इन केंद्रों को भी अब मॉडल रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ
निश्चित रूप से बच्चों और उनके अभिभावकों को मिल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिहाज से भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकार्यता अव्वल दर्जे की है। भारत ने इस लिस्ट में टॉप किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, मुस्लिम देश यूएई तक को भी भारत ने पछाड़ दिया है। इस रिपोर्ट में मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया में अल्पसंख्यकों के हालात सबसे बुरे बताए गए हैं। तो वहीं ब्रिटेन 54वें नंबर पर, मध्य पूर्व का मुस्लिम देश यूएई 61वें नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अल्पसंख्यक नीति विविधता बढ़ाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में कई अधिकार दिए गए हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में उल्लेख किया गया है और किसी भी अन्य देश के संविधान में अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए भारत जैसे स्पष्ट प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। पाकिस्तान जैसे देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत की अल्पसंख्यक नीति को अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। एक बड़ी बात जो कही गई है इसमें कि भारत की जो नीति है अल्पसंख्यकों को लेकर, उसे एक मॉडल के रूप में संयुक्त राष्ट्र उपयोग कर सकता है। तो महत्वपूर्ण है ये रिपोर्ट जो आई है जिसमें भारत को अल्पसंख्यक सुरक्षा के मामले में नंबर 1 देश माना गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी ऋतुराज ने चंदवारा प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य कर्मियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला योजना विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने प्राप्त आवंटन के विरुद्ध विकास कार्यों में खर्च किए गए राशि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने एक फोटो साझा कर बताया कि आज विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मानगो 1 के अंतर्गत डिमना बस्ती समेत कुछ अन्य इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह पावर कट कुछ जरूरी रखरखाव कार्यों की वजह से की जा रही है। पलामू उपायुक्त ए दोडे ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को बगैर अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बगैर सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर शहरी क्षेत्र में कोई भी जुलूस या धरना प्रदर्शन न हो। उन्होंने अनुमंडल अंतर्गत रात 10 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की भी हिदायत दी है। रामगढ़ उपायुक्त ने उपचुनाव के मद्देनजर बनाए जाने वाले विभिन्न क्लस्टरों का पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण कर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं चुनाव के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक कर अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम की उपस्थिति में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT न्याय परिषद की बैठक हुई। इस दौरान DMFT के पूर्व में स्वीकृत योजनाओं को लेकर हो रहे कार्यों और नई योजनाओं के अनुमोदन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी मरम्मती, स्कूल के 4 दीवारी निर्माण, स्वास्थ्य उप केंद्र भवन निर्माण एवं मरम्मती, स्टेडियम निर्माण और लाइब्रेरी निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों से आवेदन लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को त्वरित गति से मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला टीवी फोरम एवं जिला टीवी कोमोर्बिडिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को जिले के सभी विद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर यक्ष्मा जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। गढ़वा पुलिस ने रंका थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों और 1 देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
हजारीबाग उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिल सके। रांची में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का काम अनवरत चल रहा है। जिले में आज भी पात्र लोगों के वैक्सीनेशन के लिए कई टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा किया है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना अंतर्गत राजदाहा गांव में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वीर भगत सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची प्रतापपुर पंचायत के ग्राम पत्सा की टीम के खिलाड़ियों को फुटबॉल जर्सी एवं किट प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। साप्ताहिक जनता दरबार के माध्यम से गुमला उपायुक्त आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके निराकरण हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पशुधन योजना, बीमा, रैयतों की जमाबंदी, मानदेय भुगतान और राशन कार्ड से संबंधित कई मामले आए, जिसके निष्पादन की हिदायत दी गई। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले कई दिनों से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 गुना से अधिक का अंतर दिख रहा है। मतलब यह है कि दिन में ठंड रुखसत हो चुकी है, मगर रात में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान जहां 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं जमशेदपुर, चाईबासा और डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा, रेपो रेट में 25 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती का रुख बरकरार, महंगाई हुई कम। रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर नामांकन पत्रों की आज हो रही जांच। कुल 20 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे। नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी, 27 को मतदान। कैश कांड मामले में विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ईडी के समक्ष हुए उपस्थित, पूछताछ जारी। इरफान अंसारी और राजेश कच्छप रख चुके हैं अपना पक्ष। और जमशेदपुर में 2 दिवसीय ट्राइबल कल्चरल फेस्ट का समापन। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 30 छात्र छात्राओं की टीम लखनऊ रवाना।